हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का इस स्मार्ट सीटेट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मेरे भाई, हम लोग लगे हुए हैं सीटीटी के एग्ज़ाम में और लगातार हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं और उसी के अंतर्गत आज यह वीडियो बनाया जा रहा है। यूं तो कहा जाए यहाँ के ऑफलाइन क्लास में मेरे भाई 100 से 200 सेट सीडीपी का, हिंदी शिक्षा शास्त्र का या किसी भी सब्जेक्ट का ऑफलाइन क्लास में बनवाया गया है और बनवाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत हम लोग एक सेट लेकर के आए हैं और देखते हैं कि आज के इस वीडियो में सीडीपी के कुछ प्रश्नों में क्या कुछ खास है। तो मेरे दोस्त, ये जो सीडीपी का प्रश्न है, ये सेट है, यहाँ जो बुक बनवाया जाता है उस बुक का ये पहला सेट है। ठीक है, मेरे दोस्त कहता है सबसे पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास के मेरे दोस्त कुल 8 सिद्धांत, उस 8 सिद्धांत में देखा जाता है यह कौन सिद्धांत नहीं है, या फिर कथन कुछ भी कह सकता है। विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। विकास ऊपर से नीचे केंद्र की ओर होता है। विकास आनुवांशिकता संपोषण से प्रभावित होता है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। यदि हम लोग इसका आंसर करें और वो निगेटिव आंसर करें मेरे दोस्त, तो वो एक होता है। क्योंकि विकास कभी भी एक आयामी नहीं होता है। विकास जब भी होता तो बहुपक्षीय बहुआयामी होता है। तो एक कथन आपका गलत है। कहता है विकास ऊपर से नीचे होता है। सही बात है मेरे दोस्त, शीर्षगामी विकास सर से प्रारंभ होकर पैर की ओर होता है। विकास आनुवांशिकता और संपोषण से प्रभावित होता। सही बात है मेरे भाई, विकास का प्रभावित जो होता है हमारे आनुवांशिकता के साथ साथ वातावरण से होता। विकास सामाजिक सांस्कृतिक से प्रभावित होता। ये कथन भी हम लोग का ठीक है। आगे की बात करते हैं। इसका सही आंसर होगा 1 नंबर आंसर आपके। कहता है मेरे दोस्त, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता। कहता है गामक विकास पर, भाषा के विकास पर, संज्ञानात्मक विकास पर या फिर नैतिक विकास पर। मेरे दोस्त, शीर्षगामी का संबंध सर से पैर की ओर है और यह हमारे गामक क्रियाओं का भाग कहलाता है। कौन सा क्रिया कहलाता है मेरे दोस्त? गामक क्रिया का यह भाग कहलाता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। कहता है मेरे दोस्त, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था किसको कहते हैं? क्या कह रहा है मेरे भाई? संवेदनशील अवस्था। तो हम देख रहे हैं जन्म पूर्व का समय, जन्म से पहले का समय, प्रारंभिक अवस्था, मध्य बचपन या फिर युवा अवस्था। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था इसका सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। ठीक है, जिसका एज होता है 2 से 6 वर्ष का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर बी आपका आंसर। कहता है मेरे दोस्त, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते, भाषा सीखते और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल को विकसित करते हैं, क्या कहलाता? मेरे भाई, जब बच्चा सबसे पहली बार कुछ सीखना प्रारंभ करता या फिर सीखता है तो वह जो होता है वह परिवार का भाग होता है। और परिवार होता है
प्रारंभिक सामाजिकरण, द्वितीयक सामाजिकरण, प्रक्षण अवकृत सामाजिकरण, सक्रिय सामाजिकरण। तो सबसे पहले बच्चा जहां सीखता है वो परिवार का भाग होता और उसको कहते हैं मेरे दोस्त प्रारंभिक सामाजिकरण। विकल्प नंबर 1 हम लोगों के सही आंसर होंगे। ठीक है, आगे की बात करते हैं। कहता है लॉरेंस कुहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता। मतलब नैतिक विकास जो होता है बच्चों का शुरुआती सामाजिक प्रेक्ष्य प्रारंभ के काल की बात कहता। ठीक है, तो मतलब शुरुआत जो होता है, ठीक है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर हमारा जो समाज चल रहा, हमारे पुराने जो नियम चल रहे वह किस स्रोत के अंतर्गत आएगा। पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक या फिर दूरस्थ पारंपरिक। तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य मतलब समाज के नियम कानून, सामाजिक नियम जितने भी हैं उस पर चलना। तो पूर्व परंपरागत, परंपरा से पहले, परंपरागत, परंपरा के को लेकर, उत्तर परंपरागत, परंपरागत के बाद के काल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पारंपरिक चरण। विकल्प नंबर बी हम लोगों का आंसर होगा। पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचना को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल कर लेना क्या कहलाता? मतलब पुराने ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को केवल शामिल कर लेना। तो पुराना जो आपके मस्तिष्क में है, नए चीज को भी उसमें आप यदि सम्मिलित कर लिए तो वो क्या कहलाता? समायोजन, सामाजिकरण, आत्मसातीकरण या फिर संगठन। तो वो मेरे दोस्त कहलाता है आत्मसातीकरण, अर्थात विकल्प नंबर सी हम लोगों के आंसर होते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। कहता है मेरे दोस्त मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा वह समझने लगी है कि शब्द वस्तु का प्रतीक है। किसी जो शब्द बोलते हैं वो वस्तु का एक प्रतीक है। कहता है अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्यय का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। तर्क तो करती है लेकिन संरक्षण मस्तिष्क में नहीं है। मतलब बच्चों को संरक्षण के सिद्धांत की प्राप्ति नहीं हुई है। कहता है मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में? तो पूर्व संक्रियात्मक में, अमूर्त में, संवेगी गामक, मूर्त संक्रियात्मक। तो बच्चों को जिस अवस्था में संरक्षण के सिद्धांत की प्राप्ति नहीं होती है वो कौन सा काल कहलाता है मेरे दोस्त? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अर्थात तीसरी में प्राप्ति हो जाती है। दूसरी अवस्था, वो जो अवस्था होता वो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती और इसमें संरक्षण के सिद्धांत की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर 1 नंबर होंगे आपके। आगे देखिएगा मेरे भाई, कहता है समीपस्थ विकास सत्र। क्या कह रहा? समीपस्थ विकास सत्र किसने प्रतिपादित किया? तो जेरोम ब्रूनर ने दिया, डेविड ऑस्वेल ने दिया, रॉबर्ट एम गाय ने दिया, लेव वाइगॉस्की ने दिया। तो समीपस्थ विकास क्षेत्र या निकटस्थ विकास क्षेत्र का चर्चा लेव वाइगॉस्की महोदय ने किए। विकल्प नंबर 4 हम लोगों का आंसर होता है। आगे की बात करते हैं। कहता है मेरे दोस्त कौन सा कथन लेव वाइगॉस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? अधिगम एक अन्यतम प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, अधिगम उत्पत्ति मूलक क्रमादेश है, अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया जिसके 4 चरण है। तो लेव वाइगॉस्की का मूल सिद्धांत है समाज और संस्कृति पर। इसका क्या हो जाएगा? अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। विकल्प नंबर बी हम लोगों के सही आंसर होंगे। कहता है मेरे दोस्त एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? मतलब इन सब में
अधिगम को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत क्रिया का कौन सा यह भाग माना जाता है? कहता है निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, मौखिक दंड का प्रयोग करना, एक रूपी मानकीकृत पाठचर्या, करे केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन। मतलब का मूल्यांकन नहीं कीजिए, के लिए कीजिए, तो एकदम सही है, क्योंकि के लिए मूल्यांकन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता, क्योंकि इसमें सुधार की गुंजाइश होती है। तो इसका सही आंसर मेरे भाई क्या होगा? विकल्प नंबर 4 आपके आंसर होंगे। क्लियर? आगे की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा के विकास का पूर्वगामी है? मतलब क्या? बच्चों के मस्तिष्क का विकास सांकेतिक भाषा मतलब भाषा से पहले होता है। कहता है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वाइगॉस्की के समाज संस्कृति का सिद्धांत, एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत, बैंडोरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो यह जो संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास का पहले होता, तो पहले संज्ञान फिर भाषा पियाजे, पहले भाषा तब संज्ञान वाइगॉस्की। तो ये जो होगा संज्ञानात्मक, ये कथन कौन बोला? तो जीन पियाजे बोला। विकल्प नंबर 1 हम लोगों के सही आंसर होंगे। क्लियर? आगे की बात करते हैं। जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? कह कि जेंडर रूढ़िवादिता, लड़का और लड़की में जो अंतर है, रोकने के लिए प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? जेंडर पक्षपात को चुनौती देना अपेक्षित है। कक्षा में बालक बालिका को अलग बैठाने की व्यवस्था। कहता है जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, चर्चा भी कर किया जाता है तो रूढ़िबद्धता समाप्त होते हैं। उसके बाद जिनमें लड़के और लड़कियों को गैर परंपरावादी, तो अच्छा फिर क्या है? ऐसे उदाहरण देन करना जिसमें लड़के और लड़कियों को गैर परंपरा, मतलब लड़की वाला काम लड़का, लड़का वाला काम लड़की करेगी, इसी को कहते हैं गैर परंपरावादी उदाहरण को देना। ठीक है? तो जब आप लड़की का काम लड़कों से करवाइएगा, लड़कों काम लड़की से करवाइएगा, तो ये माना जाएगा कि इससे रूढ़िबद्धता समाप्त होंगे। तो किससे समाप्त नहीं होगा? तो विकल्प नंबर बी, लड़का लड़की को यदि अलग बैठेबे कीजिएगा तो रूढ़िबद्धता कभी समाप्त होगा? ये तो और आगे बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर आपके आंसर होंगे। कहता है पारो अपने पिता के बढ़ई के दुकान पर उनकी सहायता करती है, जहां पर वह लकड़ी को ब्लॉक को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल में EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला, जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षा का सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? कहता है मतलब क्या? वो जो मिला है तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? पारो को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है। पारो को परीक्षा देनी चाहिए और दोहराव और वेधन को बढ़ावा देना चाहिए। पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री पारो के लिए प्रासंगिक बनानी चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभव का समावेशन करना चाहिए। पारो को घर पर सीखे गए ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से पृथक करने के लिए कहना चाहिए। तो क्या होगा मेरे दोस्त? तो पारो पाठ्यक्रम को अध्ययन सामग्री उसके अनुरूप कीजिए, और जो भी वो अपने अनुभव का प्रयोग कर रहा है विद्यालय में, उसको स्वीकारने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे भाई? तो विकल्प नंबर सी हम लोगों के आंसर होंगे। आगे की बात करते हैं। कहता है मेरे दोस्त ध्वनि, लय और शब्द के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि का मूल है? तो ध्वनि, लय और शब्द का संबंध भाषा से है। कहता है अंतर्वैक्तिक, अंतरावैक्तिक, भाषिक, स्थानिक। तो क्या हो जाएगा बाबू? भाषिक। विकल्प नंबर सी हम लोगों के सही आंसर होते। ठीक है? आगे की बात करते हैं। कहता है मेरे दोस्त एक सामाजिक संरचनावाद
सामाजिक संरचनावार कक्षा में कौन से आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? ठीक है, सामाजिक संरचनावार क्या कहा? सहयोगी प्रायोजित कार्य, एक शब्दोत्तर वाले वस्तु पूरक प्रश्न, मानक परीक्षण, मात्र स्मरण पर आधारित। तो सामाजिक रचनावार क्या कहा? बच्चे समाज और संस्कृति से सीखते हैं, अर्थात बच्चे सहयोग से सीखते हैं। विकल्प नंबर 1 हम लोगों के सही आंसर होंगे। क्लियर? आगे की बात करते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है? तो सतत तो लगातार का मतलब होता है। देखते हैं कि हम लोग के विकल्प का क्या कहता। अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरण का प्रयोग करते हुए छात्र के साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना। अंकों, ग्रेडों, अन्य प्रकार से छात्रों की उपलब्धि के साथ तुलना करना। तो तुलना करने पर बल कभी भी एनसीएफ नहीं दिया। कहता है निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल, इस पर भी एनसीएफ बल नहीं दिया। समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रत्यास्मरण की योग्यता का मापन, ये भी नहीं होगा। सबसे बेहतर क्या होगा मेरे दोस्त? अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरण का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना और यदि जरूरत है तो उनकी सहायता भी करना माना जाता है। क्लियर? तो इसका आंसर 1 नंबर आपके हो जाएंगे। कहता है शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? लक्ष्य निर्धारित, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, प्रवीण, असफलता से बचने वाला लक्ष्य, असफलता स्वीकार वाला लक्ष्य, आत्म पराजित वाला लक्ष्य। तो प्रवीण अभिमुखी लक्ष्य, आगे बढ़ने के लिए जो भी प्रवृत्ति होगी वो लक्ष्य होना चाहिए। ए नंबर आपके सही आंसर हो। कहता है मेरे दोस्त निम्न में से कौन से समावेशन के नियम? समावेशन का मतलब होता कि सारे वर्ग के बच्चों को एक ही कक्षा में जगह देना। कह रहा है विभेदन, भेदभाव, तो कभी भी समावेशन में भेदभाव नहीं होता। मानकीकृत अनुदेश, व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकार करना होगा। पृथक्करण और नामांकित, सबसे बेहतर कौन होगा? व्यक्तिगत भिन्नता, मतलब सारे प्रकार के बच्चों को आप कक्षा में स्वीकारिए, यही समावेशन का मूल कारक माना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएंगे। कहता है मेरे दोस्त एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, जो आंशिक रूप से देख सकता, थोड़ा दिखाई देता है, घर घर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। एक अलग संस्थान रखने की जरूरत है। समावेशी प्रावधान का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए, बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में। तो बाबू जब बच्चा आंशिक रूप से है दिक्कत तो उसको सामान्य स्कूल में तो दीजिए, लेकिन विशेष प्रावधान के साथ जो उसको जरूरत है उस जरूरत को देते हुए। आंख से दिक्कत है चश्मा दीजिए, कान से दिक्कत है ईयरफोन दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर आपके आंसर होंगे। निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक है? कह रहा है सृजनशीलता में क्या होगा? कल्पनाशील उत्तर को स्वीकारना होना चाहिए, विचार मंथन पर बल होना चाहिए, अभिसारी चिंतन पर बल नहीं दिया गया, असहमति के प्रति सहनशीलता, ये सही। असहमति जो सृजनशील है यदि आप उससे सहमत नहीं है फिर भी वो निराश नहीं होगा, वो फिर से करने का प्रयास करता है। तो क्या हो जाएगा? 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर कहाँ हैं? 1 2 4, तो डी नंबर आपके आंसर। ठीक है, कहता है मेरे दोस्त एक स्वैर चिंतन आत्मविबोध, ठीक है, जो स्वालीन विकार होता वाले छात्र जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलाप को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है, ठीक है, कह रहा है कौन सी विधि समावेशी के दृष्टिकोण से अनुरूप नहीं है? कह रहा सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना, बच्चों को कम शोर वाले विशांत वातावरण में युग्म में कार्य करने की अनुमति देना, सही है। स्वालीन विकार वाले को आप एकांत दे सकते हैं।
बच्चे को विशिष्ट स्कूल भेजना। एनसीएफ कहता है कि किसी भी प्रकार के बच्चों के लिए अलग कक्षा ही होना चाहिए, ऐसी जरूरी नहीं है। सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना हो सकता। कौन सा कथन गलत है बाबू? तो सी नंबर आपके आंसर नहीं होंगे। एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक छात्र को प्रश्न पूछने, जब बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, कभी भी अनुमति नहीं देना चाहिए, सजा देनी चाहिए। क्या होगा? के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विकल्प नंबर 1 आपके सही आंसर हो। कहता है विद्यालय को छात्रों में पाठ्य पुस्तक याद करके पुनः उगल देने की योग्यता। मतलब याद करके उगल देना का मतलब अपनी अभिव्यक्ति फिर से देना। योग्यता के स्थान पर अपनी आवाज उठाना, जिज्ञासा शांत करना, क्रियाशील होना, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करना, योग्यता विकसित करना। पाठ्य पुस्तक याद करके उगल देना, उसके जगह पर आप क्या कीजिए? अपनी आवाज को उठाइए, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने, वाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। हाँ, उनकी अपनी अभिव्यक्ति विकसित करना चाहिए। अधिगम स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक सही विकल्प को चुने, ये भी ठीक है। तो दोनों का दोनों कथन मेरे दोस्त क्या है? सही है। और दोनों में क्रियाशीलता का भाव विकल्प नंबर 1 ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी है। कहता है एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंध को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधन का प्रयोग क्या कहलाता है? ठीक है, कह रहा है कि खंड कहलाता है, अग्रवर्ती आयोजक कहलाता, स्मृति सहायक या संकल्पना मानचित्र। तो संबंध ज्ञान को यदि मस्तिष्क में संगठित करते तो उसको संकल्पना मानचित्र कहते हैं। विकल्प नंबर डी आपके आंसर होंगे। क्या आंसर होगा बाबू? विकल्प नंबर डी। उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता। कर रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि माता पिता ने उसे 90% से ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलाने का वादा। रूमा अपना गृह कार्य पूरा करी है क्योंकि उसके माता पिता फिर उसे टीवी देखने देंगे। रोमा बहुत से पुस्तक पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वह अध्यापिका की प्रशंसा पाना चाहती है। अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश रहा है क्योंकि नई जानकारी के लिए रुचि रखता है। तो ये 3 के 3 में कुछ ना कुछ पाने के लिए कार्य हो रहा और ये कहता है नहीं, हमको नई जानकारी चाहिए। तो विकल्प नंबर कितना? डी नंबर हम लोगों के सही आंसर। इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देता? कह रहा है कि चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देता। छात्र को अभिगम को प्रभावकारी और अर्थपूर्ण विधियां सिखाना, छात्र को लघु अवधि यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने की सहायता देना, छात्र को अपनी चिंता के अनुभूति स्रोत से पहचानने में मदद करना, कक्षा में छात्र के प्रदर्शन का एक दूसरे से तुलना करने की बात करना। तो मेरे दोस्त, आप कहीं के भी स्टूडेंट होंगे, कहीं भी किसी कोचिंग में पढ़ते होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना तो आप लोग को बताया गया होगा कि भाई कक्षा में कभी भी शिक्षकों को तुलना करना नहीं चाहिए। विकल्प नंबर डी आपके आंसर होंगे। कहता है रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्र की भाषा कथन वाले प्रश्न में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटि का विश्लेषण कर रही है। इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है? अधिक त्रुटि वाले छात्रों को कम त्रुटि वाले छात्र से पृथक करना, अधिक त्रुटियों वाले छात्र को दंड स्वरूप अधिगम प्रश्न देना, त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देना, त्रुटि को समझना क्योंकि वे छात्र के चिंतन को समझने में मदद करता है। विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? 2020 परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण आधारित शिक्षा, वेधन और अभ्यास, संप्रत्ययी समझ। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मूल रूप से संप्रत्यय की समझ पर बल देता है। विकल्प नंबर 4 हम लोगों के सही आंसर होंगे। कह रहा है बाबू, बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेशन द्वारा, पुनरावृत्ति यंत्रबद्ध अभ्यास द्वारा, जब वे कार्य और क्रियाकलाप में क्रियाशीलता में भाग लेते, कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न चरण पर उपयुक्त इनाम दिए जाते। तो बेहतर क्या होगा? क्रियाकलाप क्रियाशीलता में भाग लेना, अर्थात विकल्प नंबर सी हम लोगों के सही आंसर होंगे। क्लियर? आगे की बात करते हैं। छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना, विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देने को बढ़ावा देने की विधि है। यंत्रवत अधिगम, प्रतिस्पर्धात्मक, अन्वेषित, निर्देशात्मक। तो सबसे बेहतर क्या होगा मेरे दोस्त? अन्वेषण, अर्थात यह खोजने की प्रवृत्ति का विकास करता है। विकल्प नंबर सी हम लोगों के सही आंसर होंगे। तो मेरे दोस्त आज इस वीडियो में एक सीडीपी के सेट की बात किए हैं, फिर हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तो मेरे दोस्त जाते जाते वही बात, यदि लगता होगा कि इससे बेनिफिट हुआ है और आगे और चाहते हैं कि वीडियो मिले तो, और अभी तक नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जबरदस्त करें। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।